सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। एक्चुअली रीज़न ये है कि मेरा तबीयत वगैरह थोड़ा ठीक नहीं था और मैं छठ पूजा में घर गया था, तो काफ़ी दिनों से मतलब घर पे ही रह गया, तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई थी मुझे वीडियो बनाने में। और फाइनली मैं अभी आ चुका हूँ अपने कॉलेज में, तो कॉलेज से ज़्यादातर वीडियो मैं बनाता हूँ। तो चलिए, अभी जो आपका डाउट है, जो आपका प्रॉब्लम है, जो आपका मॉपअप काउंसलिंग के रिगार्डिंग जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही है, उसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर मैंने जो सबसे पहला डाउट लिखा है, जो कि काफ़ी सारे लोगों का मैसेज भी आया था, इंस्टा पे भी कुछ लोगों का कमेंट वगैरह भी आते हैं, कुछ लोग व्हाट्सएप पे भी, जो लोग मेरे को जानते हैं वो लोग व्हाट्सएप पे भी पूछते रहते हैं। तो सबसे पहला ज़्यादातर जो क्वेश्चन आया था, मॉपअप किसको कराना चाहिए था। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही जेन्युइन है और ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है। इसको अगर आप समझ जाओगे तो आधे से अधिक लोगों का कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा कि मॉपअप एक्चुअल में मेरे को कराना है या नहीं कराना है। और मॉपअप आपको कराना है नहीं कराना है, इसका जजमेंट आप खुद लोगे। और मैं कुछ यहाँ पे बस फैक्टर ऑफ सेफ्टी बताऊंगा, जिसको आप ध्यान में रखते अपने आप को जस्टिफाई कर पाओगे कि आपको एक्चुअल में मॉपअप कराने की ज़रूरत है या नहीं है, ठीक ना। तो सबसे पहला फैक्टर मैं बताना चाहता हूँ कि जिनका भी रैंक ईवार में 2500 के नीचे होगा, मतलब कि 2500 के नीचे मतलब समझ सकते हो 2000, 1500, 1000, 700, 800 करके उनको मॉपअप कराने में फ़ायदा होगा। क्यों? क्योंकि देखिए, उनका रैंक ऑलरेडी 2500 के नीचे है, तो 2500 के नीचे मिलने के चांसेस ज़्यादा है। और जो आपका कॉल आएगा, मतलब कॉल करने का मतलब कि जो आपका लिस्ट में नाम निकला है कि किसको किस दिन जाना है मॉपअप के लिए, वो आपका पहले आएगा। क्योंकि आपका रैंक थोड़ा अच्छा है ना, तो आपको पहले बुलाया जाएगा। और पहले जाओगे तो आपके लिए नंबर ऑफ सीट जो खाली रहेंगे ना, वो आपके पास ज़्यादा रहेंगे। तो आपके पास चॉइस अच्छा रहेगा कि आप जो भी कॉलेज चूज करना चाहोगे वो आपको मिलने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, ठीक ना। तो आपको चांस है कि कहीं ना कहीं मिल जाए। लेकिन 2500 के जैसे आप ऊपर जाओगे तो आपको बुलाने का जो नंबर डेट रहेगा ना, वो थोड़ा ज़्यादा लेट से बुलाएंगे वो लोग। तो ज़्यादा लेट से बुलाएंगे तो उस केसेस में जो भी सीट बचे हैं, ये लोग 2500 के अंदर में जो जिनका रैंक रहेगा वो तो ऑलरेडी ले चुके रहेंगे, तो आपके लिए तो सीट बचेगा नहीं, तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा मॉपअप कराने से। तो ये चीज़ क्लियर हो जाता था। और मैं 25 से ही बाउंडेशन क्यों रख रहा हूँ, एक्चुअली इसके पीछे भी एक रीज़न है। क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ों को देखा, एनालिसिस किया, तो उसमें मुझे लगा कि 2500 के ऊपर जाने पे कहीं ना कहीं मॉपअप में दिक्कत हो रही है, तो मैंने इसको बाउंड्री लाइन मतलब डिसीजन लिया था, ठीक ना। तो ये तो बात हो गई कि रैंक के अनुसार मैंने बताया है कि आपको इतने का रैंक नीचे है तो आपको मॉपअप में फ़ायदा होगा, बाकी ऊपर वालों को कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। तो क्या ऊपर वालों को मॉपअप नहीं कराना चाहता, क्या आप ऐसा बोलना चाह रहे हो? तो जी हाँ, मैं ऐसा नहीं बोलना चाह रहा हूँ। आपको एक चीज़ और मैं क्लियर करना चाहूँगा। देखिए, 2500 के नीचे रैंक वालों को मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उनको कॉलेज मिल सकता है, उनको मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर वो मॉपअप कराते हैं तो उनको मनचाहा कॉलेज, मनचाहा मतलब कि ब्रांच वगैरह मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। बट क्या उसके ऊपर वाला मॉपअप नहीं कराए? तो बिल्कुल नहीं है, आप उसके ऊपर वाला भी मॉपअप कराएंगे। बट मैं आपको बाकायदा मैं बता देना चाहता हूँ कि जो आपका अभी कॉलेज मिला होगा, जो आपको जो अभी ब्रांच मिलेगा वहीं वहीं रह जाएगा आपका, उसमें कोई चेंज वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ और ये लिख के मैं देता हूँ कि आपको यही रहने वाला है। 25 से के ऊपर जाओगे तो आपको बाकायदा जो भी कॉलेज मिला है ना, वही कॉलेज रह जाएगा। उसके ऊपर मतलब कि मॉपअप में मिलने के चांस ही नहीं बनता, मैं जहाँ तक अभी ऑब्जर्व किया हूँ। चलिए, ये तो बात हो गई 25 से ऊपर वाले के, 25 से नीचे वाले के। अब बात करते हैं कि मॉपअप जो कराना है वो किन किन ब्रांच को कराना है, और ये ब्रांच भी मैटर करता है। देखिए, मैं आपको सिंपल बताना चाहता हूँ। किसी का ब्रांच मान लीजिए कि सिविल है, ठीक ना। कौन सा ब्रांच है? सिविल है। क्या आपको लगता है कि सिविल में अभी तक सीट अवेलेबल होगा? क्या आपको लगता है कि सिविल में अभी तक कोई ले लिया होगा तो क्या उसको छोड़ना चाहेगा? सिविल में फर्स्ट राउंड में आप काउंसलिंग में देखे थे, जिसको 500, 600, 700 रैंक था, उसको भी नहीं मिला था। तो क्या अभी आपको लगता है कि मॉपअप में कोई सिविल छोड़ के मतलब किसी को सिविल मिल गया होगा तो वो मॉपअप में सिविल छोड़ के जाएगा मॉपअप कराने अदर ब्रांच लेने के लिए? कभी पॉसिबल ही नहीं है कि सिविल वाला कभी छोड़ देगा सीट। वो उसको कोई सा भी कॉलेज मिला होगा ना, वो सिविल छोड़ने के लिए एग्री नहीं होगा। तो सिविल वालों के लिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि मॉपअप के लिए अगर आप अप्लाई करते हो तो आपका कॉलेज चेंज हो सकता है, ठीक ना। आपका कॉलेज चेंज हो सकता है, बट जो आपको सिविल कोई सोच के कराएगा कि मेरे को सिविल पिछला बार नहीं मिला था, पिछला बार मेरे को मैकेनिकल मिल गया था, पिछला बार मेरे को इलेक्ट्रिकल मिल गया था, पिछला बार मेरे को सीएस मिल गया, सॉरी ईसी मिल गया था, तो मैं अभी मॉपअप के लिए जाऊंगा तो मुझे सिविल मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल आपका भ्रम है। सिविल तो नहीं मिलेगा, इतना कन्फर्म है। तो सिविल वालों के लिए ये डिक्लेमर है कि उनको मॉपअप कराने से कोई उतना फ़ायदा होने वाला नहीं रहेगा। अब बात करते हैं अदर ब्रांच वाले के लिए, सिविल को छोड़ करके। अब सिविल वाले को छोड़ करके मैं बात करूँ जैसे कि सीएस वाले के लिए, तो सीएस में भी कोई खास फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि 133 के अराउंड पूरा सीटें था आपका सीएस में। और जो भी सीएस है वो लोग अच्छे रैंक होल्डर थे, वो लोग अच्छे अच्छे रैंक लाए थे, क्योंकि उनको पता था कि मेरा जो कि सीट है वो सबसे कम रहता है, तो मेरे को कम मतलब कम सीट में मेरे को अगर सीएस लेना है तो रैंक तो अच्छा लाना पड़ेगा। तो रैंक अच्छा लाना पड़ेगा, तो अच्छा रैंक ला करके ये 133 का 133 सीट जो है कि वो कंफर्म कर चुके हैं। और ये भी जो सीएस वाले हैं ये भी 133 सीट छोड़ने वाले नहीं हैं, तो ये लोग भी
मपअप के लिए नहीं जाने वाले रहेंगे मैक्सिमम चांस है। तो देखिए सिविल वाले और सीएस वाले कभी भी मपअप में जाएंगे, बट उनका जाने का इंटेंशन बहुत कम होगा। बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो इस दोनों ब्रांच को छोड़ने वाले रहेंगे। तो ये जो 2 ब्रांच लेने के लिए मपअप करा रहे होंगे ना, उनको कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये आप गारंटी मान लो कि ये 2 ब्रांच वालों के लिए जिनको मपअप में चाहिए उनको तो नहीं मिलेगा, बिल्कुल मैं बता देता हूँ। अब देखिए बात करते हैं, ये ब्रांच वाइज हो गया। अब अदर ब्रांच वाले, जैसे कि आपके पास हो गया ईसी ब्रांच हो गया, ठीक ना। मैं लिख के देता हूँ, ई बात हो गया, और उसके बाद से डबल ई हो गया, और उसके बाद से आपका मैकेनिकल हो गया, ठीक ना। तो ये तीनों ब्रांच वाले अगर आप मपअप कराते हो तो इन लोगों के मपअप के लिए ज़्यादातर फ़ायदा होंगे, क्योंकि इसमें सीट थोड़ा ज़्यादा हैं और इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट भी थोड़ा कम जाना चाहते हैं, इसमें भीड़ भी कम होती है, कंपटीशन भी कम होती है। तो इन तीनों ब्रांच वाले को मपअप कराना ही कराना चाहिए। उनको अगर कॉलेज चेंज कराना होगा, जैसे किसी को मोतिहारी कॉलेज मिला है, ठीक ना, वो जाना चाहता है जहानाबाद में, तो वो जहानाबाद में जाने के लिए रेडी है, तो जहानाबाद वाला मोतिहारी भी जाने के लिए रेडी है, तो वो कॉलेज आपस में चेंज करा सकते हैं। तो उसके रिगार्डिंग आप मपअप करा सकते हो, ठीक ना। कुछ लोगों को लगता होगा कि मैं होम डिस्ट्रिक्ट ही ठीक था, मेरे को कॉलेज बहुत दूर मिल गया है, तो मुझे मपअप करा करके अपने होम डिस्ट्रिक्ट में जाना है, तो वो लोग भी करा सकते हैं अगर ये 3 ब्रांच है तो। बाकी ये 2 ब्रांच वालों के लिए मैंने अभी बता ही दिया। तो ये चीज़ आपका क्लियर हो गया कि मपअप किनको कराना चाहिए था, ये आपका क्लियर हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन आप लोग का था कि मपअप में क्या होगा एक्चुअली में। देखिए मपअप में क्या होगा नहीं होगा मैं अभी आपको बता देता हूँ। ये सही बात है कि आपको पता होना चाहिए था कि मपअप में क्या होगा। देखिए मपअप में जो होगा वो एक्चुअल में आपको 3-4 चीज़ें ही होंगे। पहला चीज़ है कि किसी को ब्रांच चेंज कराना होगा, वो लोग मपअप के लिए जा सकते हैं। पहला काम ये होता है मपअप में, ठीक ना। ब्रांच चेंज कराना है तो ब्रांच आप चेंज करा सकते हो जाके। दूसरा, किसी को कॉलेज चेंज कराना है तो कॉलेज चेंज करा सकते हैं जाके, दूसरा काम हो गया, ठीक ना। तीसरा, किसी को कोई सा भी अभी तक कॉलेज नहीं मिला, फर्स्ट राउंड में भी नहीं मिला, सेकेंड राउंड में भी नहीं मिला, वो लोग मपअप कराने के लिए जाते हैं तो उनको कोई सा ना कोई सा कॉलेज मिल जाता है। लेकिन वो अगर जो ब्रांच चाहते हैं, जैसे सिविल चाहते हैं तो नहीं मिलेगा, सीएस चाहते हैं तो नहीं मिलेगा, बाकी सीएस और सिविल छोड़कर कोई और ब्रांच चाहते हैं तो उनको मिल जाएगा। तो ये आपका चौथा काम हो गया। पाँचवा काम जो कि आप मपअप में आपके लिए होगा, वो काम ये हो सकता है कि म्यूचुअली कोई लोग चेंज करा सकते हैं। जैसे कि मेरे को मान लो अभी तक पता है कि किसी को, जैसे कि मैं बात करता हूँ कि गया इंजीनियरिंग कॉलेज का बात होगा, ठीक ना। गया इंजीनियरिंग कॉलेज में कोई गया था एडमिशन कराने, उसका डॉक्यूमेंट मतलब कि इनकम्प्लीटेड था, उसका डॉक्यूमेंट में कुछ इशू था, या वो डुप्लीकेट लड़का निकला, ठीक ना। हो सकता है वो फर्जी लड़का हो, तो वो अच्छा रैंक लेके आया था, वो काउंसलिंग कराने भी गया था, उसका काउंसलिंग भी हो रहा था वहाँ पे, बट डॉक्यूमेंट फर्जी पकड़ा गया, वो फेक लड़का था, तो उसको वहाँ से एक्सपेल्ड कर दिया गया, उसका नाम वगैरह काट करके हटा दिया गया। तो वो तो सीट खाली रह गया ना भाई। तो वो सेकेंड राउंड तक उसको बात कर रहा हूँ मैं, तो सेकेंड राउंड तक वो सीट तो उसका खाली रहता है। उसको सीट को अगर आप पता कर सकते हो तो उसके जगह पे आप जा सकते हो, ठीक ना, आप जा सकते हो उसके जगह पे। लेकिन वो चीज़ पता करना पड़ेगा, ये काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी होती है। किसी कॉलेज में सीट खाली है नहीं है पता करना बहुत ही मुश्किल है, तो वो चीज़ें मैटर करती है। तो यही 4-5 चीज़ें हैं वो आपको मपअप में होती है। तो ये भी डाउट आपका क्लियर होगा कि मपअप में क्या होगा। तो मपअप में क्या होगा, सिंपल मैं समराइज करता हूँ। देखिए ब्रांच चेंज होगा, कॉलेज चेंज होगा, किसी को पर्टिकुलर अपने होम डिस्ट्रिक्ट में जाना है, किसी को मतलब कि पहले से वो उसका रिजल्ट आया था, लेकिन रिजल्ट आने के बाद उसको कोई सा कॉलेज नहीं मिला था सेकेंड राउंड के बाद भी, तो उसको अगर कॉलेज अभी मिलना होगा तो वो कॉलेज भी मिल जाएगा आपको, ठीक ना। तो ये मपअप में एक्चुअल में यही होता है, बाकी और कुछ नहीं होता मपअप में। अब बात करते हैं कि मपअप में सीट मैट्रिक्स क्यों नहीं आ रहा है, ठीक ना। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा जेन्युइन है और ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसको आप ध्यान से सुनना। इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है कि मपअप का जो अभी सीट मैट्रिक्स अभी तक नहीं दिया गया है, वो नहीं आया, इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है। तो देखिए सबसे पहले मैं यूजीसी का एग्जाम्पल देना चाहूँगा। देखिए यूजीसी में क्या चल रहा है कि यूजीसी का मतलब कि सारा चीज़ टाइम टू टाइम चल रहा है, उनका अपडेट भी सारा टाइम पे आता है, उनका सीट मैट्रिक्स भी टाइम पे आता है, उनका काउंसलिंग भी टाइम पे हो रहा है, उनका अपडेट भी आते रहता है, बाकी सारा चीज़ उनका हो रहा है। बट पता नहीं बीसीसीएल से क्या उसको प्रॉब्लम है कि ना ही वो सीट मैट्रिक्स दिया अभी तक और ना ही मतलब कुछ अच्छे ढंग से काम करा पा रहा है। काउंसलिंग मपअप वाला पहले ही हो जाना चाहिए था, बट अभी उसको कैंसिल करके फिर दोबारा से करा रहा है। मतलब क्या कर रहा है वो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मतलब बहुत ये दिमाग नहीं है बोर्ड वाले को, पता नहीं क्या बोलूँ मैं। अब बात करते हैं कि ये जो मपअप काउंसलिंग में एक्चुअली में आपका सीट मैट्रिक्स नहीं दिया, इसके पीछे क्या रीज़न है। तो देखिए पहला रीज़न ये है कि मैं एक पहले वीडियो बनाया था, उसमें बोला था कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेल करो बोर्ड को, ठीक ना, ज़्यादा से ज़्यादा आप कॉल करो, उसको बोलो कि भाई आप सीट मैट्रिक्स नहीं दिए हो और आप लिख रहे हो कि सीट मैट्रिक्स हम दे दिए हैं। तो उसको कहीं ना कहीं ध्यान में है कि मैंने सीट मैट्रिक्स दे दिया है, बट एक्चुअल में सीट मैट्रिक्स आया नहीं है, तो उसको बताना पड़ेगा
एक्चुअल में उसको बताना पड़ेगा कि भाई आपने सीट मैट्रिक्स नहीं दिया, आपको देने की ज़रूरत है, तो वो बताना पड़ेगा आपको। तो बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको मेल करना चाहिए था, आपको बोर्ड को कॉल करना चाहिए था। यही दो रास्ता है जिससे कि आप अपना सीट मैट्रिक्स यहाँ से निकाल सकते हो। नहीं दे रहा है, इसके पीछे का रीज़न नहीं हो सकता, ठीक ना। अब देखिए एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि ये सीट मैट्रिक्स अगर दे देगा तो आपको पता है कितना बड़ा फ़ायदा होगा। बहुत लोगों का फ़ायदा हो जाएगा, बहुत लोगों का फ़ायदा हो जाएगा जिनको मॉपअप कराना है, नहीं कराना है, मेरे को अपना ब्रांच मिलने के चांस है नहीं है, ये सारा चीज़ जो डिसीजन होता है वो सीट मैट्रिक्स को देख करके ही होता है। तो सीट मैट्रिक्स ही नहीं दिया तो कोई कह नहीं पाता ओपनली रूप से कि क्या होगा नहीं होगा, कहाँ पर सीट खाली है नहीं है, मेरे को मॉपअप कराने से फ़ायदा होगा नहीं होगा। अपना रैंक आपको पता है, ठीक ना। अपने रैंक से अगर आप सीट मैट्रिक्स दे देता है तो अपने रैंक के अनुसार आप अंदाज़ा लगा पाओगे कि मेरे रैंक तक ये सीट खाली रहेंगे या नहीं रहेंगे, इस कॉलेज में मेरे को जाना है तो मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो उसके अनुसार आप डिसीजन ले सकते हो ना। तो भी सीट मैट्रिक्स नहीं दिया तो काफ़ी सारे लोगों को दिक्कतें आई यहीं आ रही है कि वो डिसीजन ही नहीं ले पा रहे कि मेरे को मॉपअप में मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या होगा नहीं होगा, कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है। तो ये मैटर करता है सीट मैट्रिक्स देना। तो सीट मैट्रिक्स को निकलवाना आपकी जिम्मेवारी है। मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप BCC को बोर्ड को मेल करोगे, प्रॉपर आप फ़ोन करोगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो नहीं देगा। देने के लिए वो तत्पर हो जाएगा। कम से कम मतलब इतने लोग हो यार, आप 400-500 मेल कर दोगे तो वो बिल्कुल आपकी बात सुनेगा। मैं अकेले कितना मेल करूँगा, मैं सही बताता हूँ, मैं 4-5 दिन पहले भी मेल किया था और कल या परसों भी मैंने मेल किया था, बट मेल का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आता है। वो बंच में मेल जाते हैं ना तो उनको दिखते हैं, 1-2 मेल जाते हैं तो वो इग्नोर ही मारते हैं। तो आपको बंच में मैसेज करना है, मेल करना है आपको। तो हो सके तो आप मतलब कि आप कम से कम 100-200 लोग आज मेल कर देना, जिससे कि सीट मैट्रिक्स रिलीज करने की एक चांस बन जाए, ठीक ना। तो ये चीज़ हो जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग विलिंगनेस फॉर्म जो है कि सबमिट करने के बाद से मैं काउंसलिंग नहीं कराया तो क्या कोई प्रॉब्लम होगा। जैसे कि मैंने बहुत सारे लोगों का ये भी देखा डाउट सेक्शन में कि बहुत लोग ये भी पूछ रहे हैं कि मैंने विलिंगनेस फॉर्म सबमिट कर दिया है बट मेरे को कॉलेज नहीं चेंज कराना, मेरे को यही कॉलेज चाहिए, मेरे को ब्रांच नहीं चेंज करना, मेरे को यही ब्रांच चाहिए, बट मैंने गलती से या मतलब जाने अनजाने में मैंने जो विलिंगनेस फॉर्म सबमिट कर दिया, तो क्या मेरे को मॉपअप के लिए जाना ही पड़ेगा? अगर नहीं जाए तो क्या मेरे को कोई प्रॉब्लम होगा? प्रॉब्लम में वो लोग बहुत लोग यही सोच रहे हैं कि मेरा एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, ठीक ना। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होता है। विलिंगनेस फॉर्म आप सबमिट कर दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मॉपअप में जाओगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक ना। जब तक वहाँ से आपको कॉलेज दूसरा आप जो आप बोलते हैं वो नहीं मिलता है तब भी आपको दिक्कत नहीं आती है। जो आपका कॉलेज है वो आपका सिक्योर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप मॉपअप में भी जाते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक ना। विलिंगनेस फॉर्म सबमिट किया, मैं सबमिट करके अपने घर ही रह गया, मैं गया ही नहीं काउंसलिंग में, तो वहाँ पे अटेंडेंस ही नहीं बनेगा। आपका अटेंडेंस नहीं बनेगा तो आपका कॉलेज चेंज होने का और एडमिशन कैंसिल होने का कोई सवाल ही नहीं होता है। तो उसमें कोई दिक्कत वगैरह नहीं आने वाले रहेंगे, ठीक ना। ये चीज़ क्लियर होना चाहिए था। बाकी आप मॉपअप में चल भी जाते हो, आपको मनचाहा कॉलेज नहीं मिलता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, उसके ऊपर हम भी आगे भी बात करेंगे, ठीक ना। तो ये भी आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं कि मॉपअप काउंसलिंग कराने गए, मनचाहा कॉलेज या ब्रांच मिला तो क्या होगा, नहीं मिला तो क्या होगा। देखिए एक्चुअल में यही प्रॉब्लम है कि जैसे कि आपने मॉपअप काउंसलिंग के लिए गया, आपको कॉलेज चाहिए था कुछ और, ब्रांच चाहिए था कुछ और, मेरे को नहीं अपना कॉलेज मिला, नहीं मेरे को अपना ब्रांच मिला, तो मैं क्या करूँ, मॉपअप जाना मतलब बेकार हो गया। तो हाँ बिल्कुल यही सही बात है कि मॉपअप में जाने से आपका काम कुछ बना नहीं, तो आप बिल्कुल कोई फ़ायदा आपको नहीं हुआ। तो फ़ायदा नहीं हुआ तो क्या मेरा एडमिशन कैंसिल हो जाएगा क्या? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो आपका अभी कॉलेज मिला है वो कॉलेज आपका रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो अभी आपका ब्रांच है वो आपका रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप बाकायदा जाओगे काउंसलिंग में तो वो आपको सर्टिफिकेटली मतलब रिटन फॉर्म में देगा कि आपका कोई सा भी जो आपने बोला था अभी कॉलेज लेने के लिए, जो आपने ब्रांच लेने के लिए बोला था वो आपको नहीं मिला, तो अभी आप जो कॉलेज में हो उसी कॉलेज में रहो, वो आपको लिखित फॉर्म में देंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक ना। तो ये आप टेंशन मत लो कि वहाँ पर मॉपअप में गया मेरे को अपना ब्रांच, मेरे को अपना कॉलेज नहीं मिलेगा तो फिर मेरा एडमिशन जहाँ पे अभी लिए वहाँ पे कैंसिल वगैरह हो जाएगा, ऐसा समथिंग। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक ना। तो ये तो बात हो गई जिन लोगों का एडमिशन था, और जिन लोगों का एडमिशन नहीं हुआ अभी तक, मतलब कि वो सेकेंड राउंड काउंसलिंग में भी उनको कोई सा भी कॉलेज नहीं मिला है, तो क्या उनके लिए क्या होगा। तो उनके लिए देखिए कॉलेज मिला तो मिला, ठीक है, नहीं मिला तो फिर आप घर पे आके बैठो, अगली बार के लिए तैयारी करो, आपका कुछ नहीं हो सकता है। अब देखिए ये भी चीज़ आपका क्लियर हो गया। अब लास्ट में क्वेश्चन है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि किस ब्रांच में कितना सीट खाली हो सकता है। देखिए ये मैं जो बताने वाला हूँ ये मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने जो एनालिसिस किए हैं, ठीक ना, मोस्ट ऑफ द टाइम जो मैंने ऑब्जर्व किए हैं, जो अभी तक मैंने चीज़ों को वीडियो बनाने से पहले काफ़ी सारी चीज़ों को मैंने देखा है, उसके बेसिस पे मैं इसको बताने वाला हूँ। और ये जो है एग्जैक्ट नहीं हो सकता है और इसका मतलब कि वास्तविकता से कोई खास लेना देना नहीं होगा, क्योंकि अभी तक सीट मैट्रिक्स दिया नहीं है, तो मैं इस बार का खास अंदाज़ा लगा नहीं सकता
सकता हूँ, बट काफ़ी 4-5 साल का पहले का जो मैंने डाटा दिया है देखा है, उसके ऊपर मैं इसके बारे में थोड़ा सा कमेंट करना चाहूँगा, ठीक ना। तो देखिए सबसे पहली बात है कि किस ब्रांच में कितना सीट खाली होगा। तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि देखिए सिविल वाले जो लोग भी हैं उनमें तो ब्रांच इम्पोर्टेंट है, तो सिविल वालों के लिए सीट जो खाली होने के चांसेस है, अभी तक मेरे को लगता है कि 10-12 भी अगर सिविल में सीट खाली हो जाए ना तो बहुत है, बहुत है, बहुत है। और ये जो 10 सीट खाली होंगे ना, वो एक्चुअल में वही सीट खाली होंगे जिनके में कुछ प्रॉब्लम होगा। एक्चुअल में वो फेक लड़का हो सकता है, उसका मतलब कि कोई डॉक्यूमेंट से इशू हो सकता है, ऐसा प्रॉब्लम होगा, वहीं इसको प्रॉब्लम सीट खाली होंगे। बाकी रियल वाला कोई सीट सिविल में खाली नहीं होगा, ठीक ना। अब बाकी हम लोग मैकेनिकल के लिए बात करते हैं, ठीक ना। तो मैकेनिकल के लिए तो भाई मेरे अनुसार अभी तक 150 के अराउंड सीट अभी अवेलेबल होगा, खाली होगा, ठीक ना। उसके बाद से हम लोग बात करें डबल ई के लिए, ठीक ना। तो डबल ई के लिए मेरे को लगता है कि 50 से 100 के बीच में मतलब सीट खाली हो सकता है, 50 से 100 के बीच में सीट खाली हो सकता है। बाकी हम लोग ईसी के लिए बात करेंगे तो ईसी के लिए मतलब मेरे को लगता है कि इसका भी 50 से 100 के बीच में हमें सीट खाली होगा, ठीक ना। अब बाकी सीएस के लिए हम लोग बात करें तो सीएस में अभी तक भाई मेरे को नहीं लगता है कि सीट खाली वगैरह होगा। तो ये किस ब्रांच में कितना सीट खाली हो सकता है मैंने अप्रॉक्सीमेट डाटा बताया है। और ये जो भी मैंने डाटा बताया है ना, ये भाई मैं 4-5 साल चीज़ों को देखा हूँ, फिर मेरे को एक अंदाज़ा लगा कि इस ब्रांच में कितना सीट इस बार खाली हो सकता है, तो ये मैंने बताया है। इसका मतलब कि कोई एक्यूरेसी नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी तक सीट मैट्रिक्स दिया नहीं है, तो कंफर्म कह नहीं सकते हैं कि कितना सीट खाली रहेगा, जाएगा या नहीं होगा, क्या होगा नहीं होगा। तो यही चीज़ हो सकती है जो कि मैंने आपको पूरा ऑलरेडी बता दिया है। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब चीज़ों को मतलब समझने में टाइम लगता है, और ये भी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। तो बस आपको ये वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और आपका कोई कलीग, दोस्त, यार दोस्त जो लोग भी है उसको इस वीडियो को शेयर कर देना, चूँकि उनको भी ये डाउट होगी तो उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, उनको समझ में आ जाएगी। बाकी अभी के लिए इतना ही रखते चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।